Chapter 1, Matter in our surrounding. Okay, what is matter first of all? Anything that occupies space and has mass is called matter. मैटर वो हैं जिनके पास स्पेस होता है और मास होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गए एयर, वाटर, चेयर, टेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो है ना अपने पार्टिकल से बने। एवरीथिंग अराउंड अस इज बिल्ट फ्रॉम टाइनी पीसेस कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, बुक, कॉपी हो गई अपनी, ब्रिक्स हो गए, आयरन हो गया, हर एक चीज़ जितनी भी अपने आसपास है वो सब टाइनी पीसेस, टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। हाउ स्मॉल आर दे, वो कितने छोटे होंगे? सो दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, वी कैन नॉट सी देम विद अवर नेक्ड आइज। अब ये इतने ज़्यादा छोटे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब कि इतने छोटे कि हम लोग अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही ये पॉसिबल है, समझे। अब प्रूफ यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट का कुछ एक्टिविटी थी यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है। पुट जस्ट 2-3 टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पर्पल कलर का होता है, इनटू 100 ml ऑफ वाटर। समझ गए होंगे आप लोग। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको देखना क्या है? द वाटर टर्न्स डीप पर्पल इफ़ यू डाइल्यूट दिस वाटर मल्टीपल टाइम्स, देन द कलर फेड्स रिमेन विजिबल। Conclusion: just a few crystals contain millions of tiny particles that can divide themselves into spread out. तो बेसिकली ये पूरी जो एक्सपेरिमेंट था इसका ये था कि आपको 2-3 टाइनी क्रिस्टल लेने पोटेशियम पर मैग्नेट के, जो कि पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है, और उसको 100 ml ऑफ वाटर में आपको डिज़ोल्व करना है, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जो वाटर है ना वो डीप पर्पल में चेंज हो जाता है ना। और अगर आप उस बीकर जिसमें आपने उसमें जिसमें जो अपना सॉल्वेंट 100 ml ऑफ वाटर है, उसमें से अगर आप 10 ml वाटर निकाल भी लेंगे और उसको दूसरे बीकर में डाल देंगे जिसमें पहले ही से प्योर वाटर है, तो वो भी उस कलर का हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप 5-6 बार ये प्रोसेस रिपीट करते जाओगे ना, तो कलर चेंज होता जाएगा, आखिरी में जाके एकदम थोड़ा प्योर में हो जाएगा, हट जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अपना क्रिस्टल होते हैं ना, उस एक क्रिस्टल में मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो कि कलर कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने पूरे पानी को कलर दे दिया हो, कम से कम 5-6 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया है, समझे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, देयर आर 4 key properties every student must memorize for exams. Okay, the first one is particle have a space between them. सबसे पहले मैं बता दूँ तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स में। तो पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम। कैसे? पार्टिकल्स आर टाइटली ग्लूड, देयर आर गैप्स। पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो चिपके नहीं होते, एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होते, उनकी गैप्स होते हैं बीच में, हर एक पार्टिकल में इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस होती है। एग्जाम्पल हो गया व्हेन यू मेक लेमनेड, नींबू पानी जिसे हम लोग कहते हैं, या चाय बनाएंगे, शुगर पार्टिकल्स डिसअपियर बिकॉज दे गेट इनटू द स्पेस इन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। अगर हम लोग लेमनेड नींबू पानी मिलाते हैं और अगर उसमें हम लोग शुगर डाल दें, शुगर डाल दिए लेमनेड में, तो वो शुगर हम लोग को दिखता थोड़ी है, नहीं दिखता ना, वो डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों डिज़ोल्व हो जाता है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस हो जाने की, देयर आर स्पेस इनसाइड। ओके, सिंपल था ये, ठीक है। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में मूव करते हैं जो कि है पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सो कॉन्सेप्ट क्या है? दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो क्या है कि जो पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये अपनी सेकेंड क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पता काइनेटिक क्योंकि इसलिए मूव करते रहते हैं क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो पार्टिकल्स और तेज़ मूव करते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जिससे पार्टिकल जो है ना और ज़्यादा फास्टर मूव करता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास डिफ्यूज करते हैं ना, डिफ्यूज़न होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल हो गया द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे, बट फॉर कूल फूड यू हैव टू गो क्लोज, हाई टेम्परेचर, हाई कनेक्टिविटी, फास्ट डिफ्यूजन। सिंपल है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपनी थर्ड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल की। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देयर इज़ अ फोर्स
acting between there is a force acting between particles that holds them together. अब सी है पार्टिकल अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल्स यानी कि इंटर पार्टिकुलर जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ना अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि आयरन नेल वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हार्ड टू ब्रेक। जो इतना याद रखिएगा कि सॉलिड के पास सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड के पास सॉलिड के कंपैरिजन में उससे कम है, और सबसे कम नेग्लिजिबल जो होती है यानी कि ना के बराबर गैस में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे कि चौक पीस हो गया, वीकर अट्रैक्शन इजी टू ब्रेक, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। जैसे कि आयरन नेल भाई, यानी कि आयरन से बनी है, इसको आप लोग तोड़ नहीं सकते हो भाई, बहुत मुश्किल है, मतलब कि आप लोग हाथ से नहीं तोड़ सकते। वैसे ही अगर आप चौक पीस को देख लो, चौक जो आप होता है स्कूल में, उसके बहुत वीकर अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, वो भी सॉलिड है, उसका फोर्स और अट्रैक्शन बहुत कम है, इससे आप लोग इसलिए आप लोग तोड़ सकते हो। अब वाटर जो कि अपना लिक्विड है, यू कैन कट थ्रू द वाटर विदाउट योर हैंड बट द पार्टिकल्स यू बैक टुगेदर इमीडिएटली, ठीक है, समझ आ गया होगा, सिंपल था आप लोग। अब आता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन आपने बायो में पढ़ा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, ठीक है, अपना मीडियम, पर यहाँ पे केमिस्ट्री में अलग ही है, ठीक है, अलग है एकदम। तो क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड। डिफ्यूजन जो होते हैं ना, वो गैसेस में फास्टेस्ट होते हैं और सॉलिड में स्लोवेस्ट होते हैं। जैसे हम लोगों ने अपना अभी पिछला एग्जांपल पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन जो होता है ना, उसकी वजह से जो हॉट सिजलिंग फूड है, जो गरम गरम खाने होते हैं, उनकी खुशबू हम लोग के नोज़ तक आ जाती है, पर जो ठंडे खाने होते हैं उनकी खुशबू हम लोग के नोज़ तक नहीं आती, क्योंकि उनका हाइयर टेम्परेचर रहता है, हॉट होते हैं, तो इस वजह से डिफ्यूजन जो होता है ना वो हाइयर होता है, दैट्स वाई, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चन है ये, लिक्विड और गैसेस के बीच में, ठीक है। तो क्या है, उसको पढ़ते हैं एक बार। लिक्विड, जैसे कि एग्जांपल हो गया वाटर मिल्क, नो फिक्स शेप टेक कंटेनर शेप। जो लिक्विड का होता है ना, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है, पर गैसेस का क्या होता है, गैसेस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। लिक्विड का क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, यानी कि लूजली अपार्ट, यानी कि लिक्विड जो होते हैं ना वो लूजली पैक होते हैं, मतलब कि इतने भी ज़्यादा लूजली नहीं होते हैं, पर गैसेस के ना तो बहुत ज़्यादा लूज है। और लिक्विड में रुकिए यहाँ पे सॉलिड्स का भी होगा, रुको मैं अभी चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पे सॉलिड्स का भी है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ट्रिकी एग्जाम क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करते हैं। ये सर रबर बैंड सॉलिड, जो आपका रबर बैंड है, जिस आप लोग का रबर बैंड है, क्या वो सॉलिड है? आप लोग बोले कि हाँ भाई सॉलिड है, हाँ बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। पर आप लोग जानते हो कि जो रबर बैंड है ना, वो अपना शेप साइज चेंज कर लेता है, शेप चेंज कर लेता है ना, शेप चेंज कर लेता है भाई, क्योंकि उसके पास इलास्टिसिटी फोर्स होती है ना, उसके पास इलास्टिक फोर्स होती है। यस, इट चेंजेस शेप अंडर फोर्स बट रिगेन्स व्हेन इट इज़ रिमूव्ड, इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, ठीक है, समझ आ गया। अब ऐसा क्यों है, रबर बैंड जो है ना अपना शेप चेंज क्यों कर लेता है, क्योंकि इसके पास इलास्टिसिटी फोर्स होती है, ठीक है। जब वो इलास्टिसिटी, जब हम लोग इसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि पास इलास्टिसिटी फोर्स होती है, पर अगर हम इसको छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, तो ये वापस अपने शेप में आ जाता है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अ स्पॉन्ज सॉलिड वी कैन कंप्रेस इट। क्या है, एक स्पॉन्ज जो होता है, जो अपना स्पॉन्ज होता है, उसको, वो भी तो एक सॉलिड है, हम लोग क्या उसे कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस का मतलब कि हम लोग उसको प्रेशर डाल सकते हैं, मतलब कि उसको दबा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आंसर यस, इट हैज़ अ माइन्यूट होल्स वेयर एयर इज ट्रैप्ड, प्रेसिंग इट एक्सपेल्स द वाटर बट द मटेरियल इटसेल्फ इज सॉलिड। रुको बताता हूँ।
क्या है कि जो स्पॉन्ज सॉलिड है कि उसके अंदर बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसमें हवा जो होती है, जो एयर होती है, वो ट्रैप होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जब हम लोग को उस स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं, जब उसको हम लोग प्रेशर करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो जो एयर है ना, जो उस माइन्यूट होल्स के अंदर ट्रैप है, वो निकल आती है। तो जैसे उसको छोड़ते हैं वैसे ही वो वापस उसके अंदर घुस जाती है। तो कुछ ये है सिस्टम है। ठीक है, तो अब लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। मैटर जो है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज हो सकता है टेम्परेचर चेंज करके। अब कैसे, ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहाँ पे दिए हुए हैं। मेल्टिंग, फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड। फ्यूजन किसे कहते हैं, जब सॉलिड जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग यानी कि वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन यानी कि गैस से लिक्विड। फ्रीजिंग यानी कि सोलिडिफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड। सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड टू गैस हो जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया कैम्फर, नैपथलीन बॉल्स, मतलब कि जो कपूर जो नहीं रखे जाते हैं आपकी खुशबू के लिए, प्लीजेंट स्मेल के लिए, उस लिए। और डिपोजिशन जो गैस है सॉलिड में डायरेक्ट हो जाता है। तो कुछ ये जो है ना इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे। अब देखते हैं लेटेंट हीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लेटेंट हीट जिसे हम लोग कहते हैं हिडन हीट भी। दो तरह के लेटेंट हीट होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। So the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point without raising the temperature is called latent heat of fusion. तो मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट, एक अमाउंट ऑफ हीट जो कि चाहिए होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना एट इट्स मल्टी पॉइंट, यानी कि द हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसे कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड, जो कि नीडेड है 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये भी सिंपल था। यहाँ पर लिखा है कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉजेस मोर सीवर बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज स्टीम हैज एक्स्ट्रा एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो स्टीम होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि जो वेपर होता है ना, वो ज़्यादा सीवर बना, यानी कि वो ज़्यादा जलता है बॉइलिंग वाटर से जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, दैट्स वाई। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर यूनिट्स। ओके, यहाँ से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आप कह सकते हैं, बहुत सिंपल। जो आपकी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है ना, वो होती है केल्विन, पर हम लोग जो है ना सेल्सियस में नापते हैं, पर असल में जो एसआई यूनिट होती है ना वो केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन। फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, यानी कि समझ लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस जो अपना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ लिखा है, वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर केल्विन निकालने के लिए फॉर्मूला है सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस में 273 के केल्विन होते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस में 373 के अपने वो होते हैं केल्विन। ठीक है, तो ये सिंपल थे। यहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही कम चांसेस से आने के, वैसे 1 से 2 मार्क्स से आ सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। So we can liquefy gases by applying pressure and lowering temperature। हम जो है ना गैसेस को लिक्यूफाई कर सकते हैं, यानी गैसेस को क्या नाम है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। प्रेशर को अप्लाई करके, हाई प्रेशर अप्लाई करके, और टेम्परेचर को लोअर करके। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं। अब ड्राई आइस तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसका सॉलिड वर्जन को हम लोग कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, अब इट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसको हाई प्रेशर लोअर टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसे रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो ये गैशियस फॉर्म में आ जाएगी अपने, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इवापोरेशन
वर्सेस बॉइलिंग, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इनके बीच में आ जाता है डिफरेंस, ठीक है। इसको टिक मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है, और जो अपना लिक्विड में होता है। बॉइलिंग जो होता है बल्क फिनोमिना होता है, इतना आप याद रखिएगा। जो सरफेस और जो इवापोरेशन होता है सरफेस फिनोमिना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नीड्स अ स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है। अगर हम लोग को बॉइलिंग करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लगता है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट। पर इवेपोरेशन में क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर में हो जाता है ना, कोई भी टेम्परेचर में हो जाता है हम लोग का इवापोरेशन, ठीक है। और जो बॉइलिंग होता है वो फास्ट होता है, वॉलेंट प्रोसेस होता है, और जो इवापोरेशन है बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। इवापोरेशन पर सबसे मेन है जो कॉजेस कूलिंग होती है, और इसकी वजह से कूलिंग नहीं होती है, ठीक है, बॉइलिंग में, याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स है जिससे इवापोरेशन होते हैं, ठीक है। इवापोरेशन के कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से हो गया। इंक्रीज एरिया इक्वल्स टू फास्टर इवापोरेशन, जैसे एग्जांपल स्प्रेडिंग क्लोज टू ड्राई। अगर हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देना तो ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेशन होगा, ठीक है। एग्जांपल हो गया स्प्रेडिंग क्लोज टू ड्राई। जैसे एग्जांपल कि आप लोग की मम्मी हो गई, कि अगर तीन जब कपड़ा धोती हैं, वॉश करके आती हैं, तो उसे टांगती हैं धूप में, सनलाइट में, तो उसको हम लोग खोल के टांगती नहीं है, उसकी एकदम पूरी तरह से ओपन करके उसको टांगा जाता है ना। क्यों ओपन करके टांगा जाता है, एकदम बंद करके भी टांग सकते हैं, क्यों? अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेशन होगा, जिससे ज़्यादा जल्दी से जो कपड़े होते हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। मेजर रीज़न ये एग्जांपल हो गया। सेकंड फैक्टर है हम लोग का टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू फास्टर इवापोरेशन। अगर जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, तो फास्टर इवापोरेशन तो होगा ही। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। हायर ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू स्लोअर इवापोरेशन। सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर पे, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी के मतलब मॉइस्चर ज़्यादा, यानी कि अमाउंट वाटर वेपर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। ये जनरली रेनी सीज़न में बहुत होते हैं, और रेनी सीज़न में जानते ही हैं कि कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते हैं। जैसे ही कपड़ा सुखाने के लिए जाते हैं, बारिश होना चालू हो जाती है, तो कपड़े सूख नहीं पाते जल्दी से, है ना। तो उस टाइम जो होता है ना, स्लोअर इवापोरेशन होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट है विंड स्पीड, यानी कि हायर विंड स्पीड इज इक्वल्स टू फास्टर इवापोरेशन। अगर हम लोग विंड की स्पीड बढ़ा देंगे, ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, तो फास्ट इवापोरेशन भी ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप समझ लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग आखिरी टॉपिक पे आते हैं अपने इस चैप्टर के, जो कि है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, जो कि एग्ज़ाम में रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब वाई डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों होता है, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन, दिस एब्जॉर्ब मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो सिंपल होता क्या है कि पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जो पार्टिकल्स होते हैं अपने, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से। अब उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो फिर रीगेन हो जाती है, जिससे इवापोरेशन का जो होता है ना, लॉस हो जाता है। इसकी वजह से इस एब्जॉर्प्शन में सराउंडिंग कोल्ड, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से सराउंडिंग कोल्ड होती है। आप लोग समझ ना पाए होंगे यहाँ पे, थोड़ा कुछ एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है अर्थन पॉट्स का। जो आप लोग के घर में मटके तो होंगे, अर्थन पॉट्स, इसके अंदर पानी रखा जाता है। आप लोग को पता होगा कि जो अर्थन पॉट्स होते हैं, उसके अंदर पानी ठंडे क्यों रहते हैं, मतलब कि अब एकदम फ्रिज वाले पानी, रेफ्रिजरेटर वाला पानी, एकदम ठंडा नहीं, बर्फ़ वाला, मतलब कि ठंडे रहते हैं, मतलब कि नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठंडे रहते हैं। ऐसा क्यों? गर्म में भी, गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपने अर्थन पॉट्स होते हैं ना, उसके सरफेस में बहुत छोटे छोटे, मतलब कि इतने भी छोटे छोटे कि आप दिख नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे, एक नीडल से भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनमें से पानी आता है। आप लोगों को पता होगा, जब आप सरफेस छुओगे अर्थन पॉट का, तो आपको थोड़ा गीला गीला लगेगा, पानी पानी लगता है ना, मॉइस्चर टाइप का। हाँ, लगता भी सबको ऐसा, क्योंकि छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसमें से पानी बाहर आ जाता है, छोटे छोटे एकदम स्प्रिंकल्स आ जाते हैं ना। अब जब हीट एनर्जी उस पर पड़ती है, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है ना, उस सरफेस पे जो पानी है उनके ऊपर, उस पर जब हीट पड़ती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है भाई, इवापोरेट हो जाती है। और साथ ही साथ जो हीट थी वो भी तो इवेपोरेट हो गई ना, है ना।
साथ ही साथ हीट जो है वो भी इवापोरेट हो गई वाटर के साथ, जिसकी वजह से उस सरफेस पे कूलिंग हो जाती है। इस वजह से जो सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट होता है ना वो कूल हो जाता है। इस वजह से पानी जो होता है अपने अर्थन पॉट में वो हमेशा कूल रहता है। कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। वाई डू वी वियर क्लोथ इन समर, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में? क्योंकि कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड एक्सपोजेस इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन विच कूल्स अवर बॉडी। क्योंकि कॉटन जो है ना वाटर का बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है ना। जैसे ही हम लोग को पसीना आता है गर्मियों में, सबको आता होगा है ना, पसीना आता है। अब जब सनलाइट हम लोग के पसीने के ऊपर पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब इवापोरेट होने लगता है, साथ ही साथ इवापोरेट होने लगता है ना। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग की बॉडी कूल हो जाती है। स्वेटिंग की वजह से हम लोग की बॉडी कूल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से रीड करते हैं। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इट एब्जॉर्ब स्वेट्स एंड एक्सपोजेस टू द एटमॉस्फेयर फॉर इवापोरेशन विच कूल्स अवर बॉडी। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, सॉरी वेरी सॉरी। कि जो कॉटन है ना वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, ठीक है। कॉटन जो है ना गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, तो ये जो है ना स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी हम लोग को स्वेट होता है, पसीना आता है, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड एक्सपोजेस इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इवापोरेशन। अब जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम लोग की बॉडी जो है ना वो कूल हो जाती है। पर जो हम लोग के जो कॉटन है वो थोड़ा भीग, कॉटन क्लॉथ होते हैं वो बहुत जल्दी भीग जाते हैं ना, हम लोग एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, स्वेट आने लगता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन जल्दी से उसको, जिसकी वजह से हम लोग की पूरी जो क्लोथ है, जो हम लोग की टी शर्ट्स होती है ना वो थोड़ी सी गीली टाइप हो जाती है ना। तो अब फिर वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से वो इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या नाम है, कूलिंग होती है। दैट्स वाई कूलिंग, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब मैंने आपको वाला तो बता ही दिया, वाई डज वाटर स्टे कूल इन द अर्थ एंड पॉट, ये वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया था, है ना। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ओल्ड ग्लास ऑफ वाटर। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर हिट्स द कोल्ड ग्लास सरफेस, लूजेस एनर्जी, कंडेंस इनटू लिक्विड। अब वाटर वेपर, अब बोल रहा है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर में, ये हम लोग को क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो वाटर वेपर प्रेजेंट, जो एयर में वाटर वेपर होते हैं ना, जो भाप प्रेजेंट होते हैं ना एयर में, जब वो उस कोल्ड ग्लास की सरफेस से पड़ते हैं ना, इसकी वजह से एनर्जी का लूज़ होता है और कंडेंस हो जाता है, और लिक्विड में कंडेंस हो जाता है, लिक्विड में बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको शायद ये समझ नहीं आया क्या? रुको मैं आपको समझा देता हूँ यार, अगर आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट में कहोगे भाई, मन ही मन सोचे कि भाई इनको पढ़ाना नहीं आता है, ये समझाया नहीं। असल में होता क्या है, जब इसलिए आता है ठंडे पानी में, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है ना, हवा में वाटर वेपर जानते हैं, भाप होता है। जैसे ही वो उस कोल्ड ग्लास के सरफेस पे पड़ता है ना, एनर्जी का लॉस होता है, और वो जो उस पे जो अपने जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के, वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, लिक्विड वाटर में कंडेंस हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वो जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस हो जाते हैं लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत ही बारीक से आपको हर एक टॉपिक बताया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।